हम विश करते हैं कि आप अपने ड्रीम को पूरा करिए, आप बहुत मेहनत करिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। और मैं ये भी कहता हूँ आपसे कि जो चीज़ें रह गई थी, जो चीज़ें छूट गई थी, वो आप जो अचीव नहीं कर पाए थे, और मैं विश करता हूँ कि आप इस साल उसको अचीव करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों, इवेंट्स हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इवेंट सेलिब्रेट करने का एक कारण होता है कि हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकें। देखा जाए तो ये इवेंट्स हमेशा आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नया साल ही एक इवेंट्स है, बहुत सारे फेस्टिवल एक इवेंट्स के रूप में मनाया जाता है। और इनका उद्देश्य एक ही होता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करें और अपने अंदर प्रकाश को फैलाएं, अपने 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 आप को प्रकाशित करें। ये इसलिए भी क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो सिस्टम चला आ रहा है, हमारा जो एक तरीके से एंसेस्टर जो थे, वो जिस तरीके से चीज़ों को इवॉल्व किए, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता रहा, हमने बहुत विकास किया, हमने प्रगति के मार्ग पर बहुत ही कुछ करके दिखाया। दोस्तों, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, इसको इस विरासत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे और आप कड़ी मेहनत करेंगे। ब्राइट द फ्यूचर एकेडमी आपके बीच में ब्रांड न्यू कोर्स लेके आ रहा है। बहुत सारे टीचर यहाँ पढ़ाएंगे, रिसर्च बेस्ड और कॉन्साइज मटेरियल होंगे यहाँ पे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स होंगे। यहाँ से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी पेड क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत रिच और बहुत ही एक तरीके से रिसर्च बेस्ड हाईली डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। और दोस्तों, नया साल की फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि कहा जाता है कि हम जो होते हैं ना, हमारे अंदर एक करेज होना चाहिए। करेज कैसे करेज होना चाहिए? करेज ये कुछ चेंज करने का, कुछ परिवर्तन करने का। परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक तो इवोल्यूशन होता है, एक तो रिवोल्यूशन होता है। और इवेंट्स को एक तरीके से रिवोल्यूशन के तरीके से देखा जा सकता है। इसीलिए आज के इवेंट्स को एक रिवोल्यूशन को की तरह से देखिए और चीज़ों को बदल के रख दीजिए। यही सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। एक कहावत है कि खुद से जीतने की ज़िद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, ये मैंने अपने अंदर जाना है। इस मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपको स्वयं को हराना है। आपका कंपटीशन स्वयं आपसे है। और एक बात जान लीजिए, जब आपका कंपटीशन आपसे ही होगा, उस दिन आप प्रगति कर जाएंगे, उस दिन आप ऊंचाइयों को छू जाएंगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे और दुनिया को कुछ अच्छी चीज़ें आप दे पाएंगे। ठीक है, तो अपना कंपटीटर स्वयं अपना ही होना चाहिए, दूसरों से कभी कम्पीट नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों से प्रेरणा जरूर लेना चाहिए। आज के दिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जितने एंसेस्टर्स थे, हमारे जितने महापुरुष थे, हमारे जितने विद्वान थे, आज उनको याद करने की ज़रूरत है। आज उनकी जो भी अच्छी एक्टिविटीज़ थी उसको अपने अंदर गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारा मोटिवेशन है और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम दुनिया को, अपने देश को कितना अच्छा दे सकते हैं, कुछ अच्छा दे सकते हैं, यही हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप सफल नहीं होंगे। और चैलेंजेस जहाँ है सफलता तो वहीं है। अगर आपके जीवन में चैलेंजेस ही नहीं होगा, कुछ लोग ये कहते हैं जीवन से निराश होके कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई चुनौती ना आए, कोई चैलेंजेस ना आए। मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा जीवन निरर्थक होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे इससे बेहतर ही होता है जीवन का न होना। इसीलिए चुनौतियों को एक्सेप्ट करिए, उसको एज करिए, उसको जीतिए। यही सारी शुभकामनाएँ हैं और आगे बढ़िए आप। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके बीच में इन्वायरमेंट का क्लास लेके आ रहा हूँ, इन्वायरमेंट के लगभग 4 सीरीज़ हो चुके हैं। इसमें मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को करंट अफेयर के साथ जोड़ के बताने की कोशिश किया है। अब हमारा स्टैटिक टॉपिक चल रहा है, इसमें 1-2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे चीज़ें कैसे क्या होती हैं। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म में आगे पढ़िए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको यहाँ जो चीज़ें दी जाएंगी वो रिसर्च बेस्ड दी जाएंगी, बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। आपको कहीं और जगह जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस दिया है और ये सारी चीज़ें मेरे बारे में हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मैं टॉपिक से आपको जोड़ता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में और चीज़ें हमने काफ़ी विस्तार से बताई थी आपको
और ये जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है, जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड है और इसको बिल्कुल अच्छे से आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसा कि बायो जियोकेमिकल साइकिल, आज हम पढ़ेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है? द एलिमेंट्स आर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज अ साइक्लिक मैनर। देखा जाए तो हर चीज़ का साइकिल होता है। अगर साइकिल नहीं होता तो आपको लगता है कि ये जीवन चक्र या यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाता? बिल्कुल नहीं। साइकिल होना बहुत ज़रूरी है। साइकिल मतलब कि जो मिनरल साइकिल होते हैं, लाइफ साइकिल होते हैं, तमाम तरीके के साइकिल्स होते हैं, ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हमारा लाइफ फॉर्म कैसा होना चाहिए। इसी के साथ जो एलिमेंट्स होते हैं और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एक साइक्लिक मैनर में होते हैं, दैट इज़ सर्कुलेट मूविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग टू द लिविंग। मतलब ये क्या करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं या जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये नॉन लिविंग से लिविंग फॉर्म में चले जाते हैं, फिर वहाँ से नॉन लिविंग थिंग से नॉन लिविंग में आ जाते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है इकोसिस्टम में। एक तरीके से ऑलमोस्ट एक तरीके से सर्कुलर फैशन होता है। रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड द बायो जियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, पता है आपको। जियो मतलब रॉक एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, और रॉक मतलब क्या? एलिमेंट्स होते हैं। It is essential for the life vital functions of the ecology, any particular environments to maintain these organisms in the sustained manner. The nutrient cycle must keep in the balance and stable. जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है कैसे सस्टेन रह सकता है, कैसे जीवित रह सकता है? जब जो हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है वो बैलेंस हो और स्टेबल हो। अगर बैलेंस और स्टेबल नहीं होगा तो फिर चीज़ें नहीं संभल पाएंगी। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? तो हम इसको हिंदी में भी आपको बता देते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र, तत्व या खनिज पोषक तत्व हमेशा चक्री तरीके से होते हैं, यानी तत्व से सजीव की ओर घूमते हैं और फिर पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटकों में लगभग एक गोलाकार फैशन में वापस आ जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में। पोषक तत्वों में इस पुनर्चक्रण को भू रासायनिक या पोषक चक्र भी कहा जाता है। यह जीवन के लिए आवश्यक है। किसी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है ना। किसी विशेष वातावरण में अपने जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो संतुलित और स्थिर होना चाहिए, उसको रखना चाहिए। एंटायर अर्थ, ठीक है ना, एंटायर अर्थ आर बायोस्फीयर इज अ क्लोज सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स नाइदर इंपोर्टेड नॉर एक्सपोर्टेड फ्रॉम दी बायोस्फीयर। देखा जाए तो ये होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं, आपको लगता है वो कहीं जाते हैं? नहीं, वो भी एक तरीके से एनर्जी की तरीके से, कहते हैं ना कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से जो मिनरल होता है वो कहीं नहीं जाता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है ना, पूरे बायोस्फीयर में। न्यूट्रिएंट्स लुक इन द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें उसको देखे जा सकते हैं। द रिलीजेज बैक इनटू द सॉइल, और बाद में क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स से सॉइल में चले जाते हैं डेट्रीवोर्स के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायो जियोकेमिकल साइकिल। रिजर्वाइल पूल होता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, साइक्लिंग पूल और दी कंपार्टमेंट्स ऑफ द साइकिल। रिजर्वाइल पूल क्या होता है, द एटमॉस्फेयर और रॉक्स विच स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिजर्वायर पूल क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को रिस्टोर करने की क्षमता होती है। वहीं साइक्लिक पूल में क्या होता है कि दे रिलेटिवली शॉर्टर स्टोरेज, इनके पास शॉर्टर स्टोरेज होता है कार्बन का इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। संपूर्ण पृथ्वी या जीवमंडल एक बंद प्रणाली है, अर्थात जैवमंडल के पोषक तत्वों का न तो आयात किया जा सकता है और न ही निर्यात किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पोषक तत्व जीव में मृत अवशेष में बंद हो जाते हैं और हानिकारक और अपघटनों द्वारा वापस मिट्टी में आ जाते हैं। ये दो तरीके का होता है, जलाशय पूल और साइक्लिक पूल या चक्र के डिब्बे। ध्यान रखिएगा इस बात को। टाइप ऑफ बायो केमिकल साइकिल, कितने प्रकार के बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड। न्यूट्रिएंट साइकिल रिफर एज अ परफेक्ट साइकिल एंड इम्परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है, न्यूट्रिएंट्स आर द रिप्लेस बाय दी सून एज दे आर यूटिलाइज्ड। जितना वो यूटिलाइज होता है न्यूट्रिएंट्स, उतना रिप्लेसमेंट उसका होता रहता है। मोस्ट ऑफ द गैसियस साइकिल लाइक द नाइट्रोजन साइकिल आर जनरली कंसीडर एज अ परफेक्ट साइकिल। जो नाइट्रोजन होता है ये क्या होता है, एक परफेक्ट साइकिल होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं उनके दो प्रकार के होते हैं, उत्तम चक्र और अपूर्ण चक्र, हमने देख लिया। इन द कंट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल आर द कंसीडर्ड relatively imperfect cycle because some nutrients are lost from the cycle and get locked into the sediments. वो sediments में चले जाते हैं, therefore the unavailable for the immediate cycling based on the nature of the reservoir.
गैसियस साइकिल देखते हैं, वेयर दे आर रिजर्वाइड इन दी इज नाइदर एटमॉस्फेयर आर हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना। जो गैसियस साइकिल होता है वो न तो एटमॉस्फेयर में होता है रिजर्वाइड और ना तो हाइड्रोस्फीयर में होता है, सॉरी आइदर एटमॉस्फेयर, या तो एटमॉस्फेयर में होता है, जाहिर सी बात है। जो गैसियस साइकिल होता है वो या तो उसका रिजर्वायर क्या एटमॉस्फेयर हो सकता है या तो हाइड्रोस्फीयर हो सकता है, जाहिर सी बात है H2O। अब देखते हैं, और गैसियस फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो बायोजेनेटिक मटेरियल्स इन्वॉल्व इन द सर्कुलेशन पासेस थ्रू दी गैसियस फेजेस बिफोर कंप्लीटिंग द साइकिल। तो जो भी साइकिल कंप्लीट होती है उससे पहले जो शुरुआत होती है वो गैसियस फेज से शुरू होता है चीज़ें। इसके विपरीत तलछटी चक्रों में अपेक्षाकृत अपूर्ण चक्र माना जाता है, क्योंकि कुछ पोषक तत्व चक्र में खो जाते हैं और तलछट में बंद हो जाते हैं, और इसलिए तत्काल चक्र के लिए जलाशय की प्रकृति के आधार पर देखा जाए दो प्रकार में इसको बांटा जाता है। गैसीय चक्र, जलाशय या तो वायुमंडल या जलमंडल है, चलन में शामिल बायोजेनेटिक समुदाय गुजरती रहती है। चक्र पूरा करने के पहले एक गैसीय चरण होता है। जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं उसके बारे में देखते हैं। वेयर द अर्थ क्रस्ट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर, इसमें देखेंगे जो अर्थ क्रस्ट होता है वो रिजर्वॉयर के तरीके से एक्ट करता है सेडिमेंट्री साइकिल में। द मेन रिजर्वॉयर पूल ऑफ द सेडिमेंट्स इज लिथोस्फीयर, बायोजेनेटिक मटेरियल्स विच इज इन्वॉल्व इन दी सर्कुलेशन एंड नॉन गैसियस। दीज आर यूजुअली वेरी स्लो, ये बहुत ही स्लो रेट होता है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है। एज द एलिमेंट्स में गेट लॉक्ड अप इन द फॉर्म ऑफ रॉक एंड गो आउट ऑफ सर्कुलेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस साइकिल हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं। ये आमतौर पर बहुत धीमे होते हैं, ध्यान देंगे, क्योंकि जो तत्व चट्टानों के रूप में बंद होते हैं और लंबे समय तक प्रचलन से बाहर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। आगे देखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। गैसियस साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। गैसियस साइकिल में पहला साइकिल हमारा है वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है कि इन्वॉल्व इन द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। क्या है इसमें? कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर सिस्टम। जाहिर सी बात है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे हो जाए, मान लीजिए कि ये अर्थ हो गया और ये अपना एटमॉस्फेयर हो गया। तो अर्थ में हमारे जो ओशियन है या जो हमारे पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, या वाटर सिस्टम जो अर्थ पे है, वो क्या करता है, उसका इवोपोरेशन होता है, इवोट्रांसपिरेशन होता है। और वो इवोपोरेशन क्या होके चला जाता है, ऊपर चला जाता है वेपर के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर चला गया, फिर जैसी बारिश होती है फिर ये क्या वापस धरती पे चला आता है, अर्थ पे चला आता है। तो ये हमारा साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो कंडक्शन होता है वो इवोपोरेशन के द्वारा होता है। ये क्या होता है, एक मूवमेंट्स ऑफ द वाटर बायोस्फीयर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल एंड इट इज़ नॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्फेसेस ऑफ द अर्थ। ये ऐसा नहीं इंटायरली, ये बहुत ध्यान देने की बात है। क्या वो जो वाटर साइकिल होता है थ्रू आउट द सर्फेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ केमिकल बाउंड टू द रॉक्स एंड डज नॉट साइकिल। ये बहुत ध्यान देने की बात है। 95% जो हमारा वाटर होता है, जो जल होता है, वो केमिकली बाउंड होता है क्या, अर्थ के साथ, रॉक के साथ। जो अर्थ में जो रॉक्स होते हैं उसके साथ बाउंड होता है और वो साइकिल में भाग नहीं ले पाता है। इस बात को ध्यान देने की बात है। 95% पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द रिमेन 5%, जो 5% जो बच जाता है, नियरली 97% ऑफ इंडियन ओशियन, जो 5% में जो बचते हैं वो 97.3% ओशियन के पास है और 2.1% एग्जिस्ट एज अ पोलर आइस कैप के फॉर्म में है। ओनली, ये ध्यान देने की बात है, दस ओनली 0.6% प्रेजेंट एज अ फ्रेश वाटर। समझ रहे हैं आप? 0.6% फ्रेश वाटर हमारे पास है। इसीलिए जल का संचय करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव वाटर सेव लाइफ, इसीलिए एक स्लोगन भी है। क्योंकि देखिए, अगर जो नेचर हमें दे रहा है, अगर हम उसको वापस बहुत अच्छे तरीके से उसको वापस रिटर्न देते हैं, तो जो हमारा लाइफ चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, वो बहुत ही अच्छे से रन करता है, बहुत अच्छे से चलता है। जहाँ पे यहाँ डिस्टर्बेंस होता है वहाँ चीज़ें बहुत ही भयावह हो जाती हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का रूप लेती है, ग्लोबल वार्मिंग का रूप लेती है, और आप देख रहे हैं कि आज के वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं। शायद इसीलिए इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम्स में बढ़ गया है, ठीक है। द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर वाटर साइकिल आर सोलर रेडिएशंस एंड ग्रेविटी।
वाटर साइकिल का जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ध्यान देने की बात है, सोलर रेडिएशन होता है एंड ग्रेविटी होता है। सोलर रेडिएशन कैसे होता है? क्योंकि अगर सोलर रेडिएशन नहीं होता तो जाहिर सी बात है इवोपो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, और अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो वर्षा नहीं होती। तो ये क्या है कि ड्राइविंग फोर्सेज हैं दो, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम दी वन रिजॉर्वर टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ द इवोपोरेशन। ध्यान देने की बात, इवोपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशंस, प्रेसिपिटेशंस एंड डिपोजिशंस, रन ऑफ या इनफिल्ट्रेशंस एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, इन द्वारा क्या होता है, वाटर रिजर्वायर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। हाउएवर द इवोपोरेशंस एंड प्रेसिपिटेशंस आर द टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दी वाटर साइकिल। दीज टू प्रोसेसेस अल्टर्ड विद ईच अदर। जल विज्ञान चक्र, हाइड्रोजन चक्र में पृथ्वी वायुमंडल प्राणी को पानी का निरंतर संचालन शामिल है। यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता रहता है। ध्यान देने की बात है, पृथ्वी का कुल पानी लगभग 95% रासायनिक रूप में चट्टानों में बंधा है और चक्रीय नहीं होता है, ठीक है। से जो 5% बचता है उसमें लगभग 97.3% महासागरों में है और 2.3% ध्रुवीय उर्फ टोपी के रूप में मौजूद है। इस प्रकार वायुमंडलीय जल वाष्प, जमीन और मिट्टी के पानी के रूप को ताज़ा पानी के रूप में केवल 0.6% ही मौजूद है, ताज़ा पानी के रूप में, फ्रेश वाटर। इसके जो ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं वो क्या, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और सौर विकिरण होता है। कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। द सोर्सेज ऑफ ऑल कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड। द सोर्स ऑफ ऑल कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोचिए, ऑक्सीजन न हो तो भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता, और कार्बन डाइऑक्साइड हो तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भोजन, जो हमारे प्लांट्स हैं वो भोजन नहीं बना पाएंगे। और हमारा जो, हमने क्या कहा था, जो एनर्जी पिरामिड में आप पढ़े होंगे कि जितना वाइड उसका बेस होता है उतनी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। और जाहिर सी बात है बेस में कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ट्रीज़ होते हैं। अगर इन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो कैसी चीज़ें चलेंगी। These elements announce all the organic substance from the coal and oil DNA. It is highly soluble in water. ये वाइल में बहुत, वाटर में बहुत soluble होता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में, कोल के रूप में, ऑयल के रूप में होता है। ये बहुत ही soluble होता है वाटर में, ध्यान देने की बात है। Therefore, oceans are also the contain large quantities of the dissolved carbon dioxide. Carbon cycle involve the continuous exchange of the carbons between the atmosphere and organisms. जो कार्बन चक्र होते हैं सभी को कार्बन स्रोत वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात। यह तत्व कोयले और तेल से लेकर डीएनए तक सभी कार्बन पदार्थों में बाधित रहते हैं, डीएनए में भी पाया जाता है। यह पानी में अधिक घुलनशील है, इसलिए महासागरों में भी बड़ी मात्रा में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन चक्र में वातावरण और जीवों के बीच कार्बन का निरंतर आदान प्रदान शामिल है। द कार्बन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। फोटोसिंथेसिस होता है, पहली बात आप जानते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है CO2 का यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं। और अ पार्ट ऑफ द फूड मेड थ्रू द फोटोसिंथेसिस बाय द यूज ऑफ द प्लांट देयर मेटाबॉलिज्म, रेस्ट ऑफ द स्टोर एज देयर द बायोमास। बाकी बायोमास के रूप में आप स्टोर कर लेता है वो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ऑल द फूड एसिमिलेटेड बाय द एनिमल्स सिंथेसाइज बाय द प्लांट। इस एसिमिलेट बाय द एनिमल होता है और सिंथेसाइज कौन, प्लांट उसको करता है। इज़ नॉट मेटाबोलाइज बाय देम कम्प्लीटली, लेकिन उसको कम्प्लीटली वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। मेजर पार्ट इज रिटेन बाय देम एज देयर ओन बायोमास विच इज बिकम द अवेलेबल टू द डिकम्पोजिशन ऑन द डेथ। द डेथ ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, CO2 रिलीज इन टू एटमॉस्फियर्स बाय द डिकम्पोजर्स। कंबशन को देखते हैं, बर्निंग ऑफ द बायोमास, कंबशन यही होता है। और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फियर में, ठीक है, ध्यान देने की बात है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखते हैं। इट इज़ इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन में इसका यूज़ होता है, प्रोटीन में भी ये काफ़ी रोल निभाता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सभी लिविंग टिश्यूज़ का। अगर ये नहीं होता तो टिश्यूज़ नहीं होते, बन ही नहीं पाते। और एटमॉस्फेयर कंटेन नियरली दी 79% ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, 79%। बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, लेकिन इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं बाय द मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल फ्रॉम द गैसियस फेजेस टू द सॉलिड फेजेस देन बैक टू द गैसियस फेजेस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करता है नाइट्रोजन साइकिल,
गैसियस फेज से स्टार्ट होता है, सॉलिड फेज में जाता है और फिर बाद में पुनः वापस गैसियस फेज में आ जाता है। और साइकिलिंग ऑफ नाइट्रोजन इज़ वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मेन प्रोसेस होते हैं इसके, कितने होते हैं ध्यान देने की बात है, 5 मेन प्रोसेस होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के, नाइट्रोजन चक्र के 5 मेन चीज़ें होती हैं, इसको घटक होते हैं, ध्यान देने की बात है। पहला जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है इस प्रोसेस में कि कन्वर्जन होता है, जो गैसियस नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है ना, प्लांट्स के माध्यम से, और प्लांट उसको यूज़ कर लेता है। जो गैसियस नाइट्रोजन होता है, जो जीएन गैसियस नाइट्रोजन होता है, वो क्या होता है अमोनिया में बदल जाता है, और फिर ये क्या होता है बाद में प्लांट के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है ना। इसको 3 मेथड के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन 3 मेथड्स के द्वारा, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जिसमें होता है बाय द लाइटनिंग या जो थंडर एक्टिविटीज़ होती हैं, थंडर स्टॉर्म होते हैं, कम्बसन होते हैं, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके द्वारा होता है। द पीरियोडिक थंडर स्टॉर्म्स कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर टू अमोनिया एंड नाइट्रेट, बहुत ध्यान देने की बात है। जो थंडर स्टॉर्म होता है वो जो गैसियस नाइट्रोजन होता है उसको कहाँ एटमॉस्फेयर से अमोनिया और नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देता है, विच लेटर रीचेज दी अर्थ सर्फेसिस, बाद में वो अर्थ सर्फेस पे थ्रू दी प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन के माध्यम से वो क्या होता है हमारे अर्थ पे चला आता है, और सॉइल और प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। नाइट्रोजन नियतन, इस प्रक्रिया में गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण शामिल है, एक ऐसा रूप जिसमें हमें पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला, वायुमंडल स्थिरीकरण में तड़ित होता है, दहन और ज्वालामुखी द्वारा। आवधिक झंझावट वायुमंडल में गैसीय नाइट्रोजन अमोनिया गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जो बाद में वर्षा के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर फिर मिट्टी के रूप में पहुंच चुके होते हैं। पौधों द्वारा उसको उपयोग भी किया जाता है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन देखते हैं। एट अ हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज ब्रोकन इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच कैन देन कंबाइंस विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया। बैक्टीरियल फिक्सेशन क्या होता है, 2 प्रकार के बैक्टीरियल फिक्सेशन होते हैं। पहला होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दैट इज द राइजोबियम इन द रूट नोडुल्स ऑफ द लिगुमिनस प्लांट्स। फ्री लिविंग आर द सिम्बायोटिक नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। औद्योगिक स्थिरीकरण, उच्च तापमान और उच्च दाब पर आणविक जो नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रोजन में टूट जाते हैं, फिर हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है। हमने आपको क्या कहा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिल के उसको यूज़ किया जा सकता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होता है। जीवाणु स्थिरीकरण क्या होता है, जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, सहजीवी जीवाणु उदा फलीदार पौधों का जड़ की गांठ में राइजोजोम होते हैं या राइजोबियम होते हैं। मुक्त जीवित या सहजीवी उदा नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर एंड साइनोबैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, अगला प्रोसेस क्या है, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अमोनिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कहाँ, नाइट्रेट में, और फिर बाद में क्या होता है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ डन बाय द नाइट्रोजोमनस एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। 2 बैक्टीरिया इसमें रोल निभाती हैं। पहला क्या है, नाइट्रोजोमनस और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। ये क्या करती हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देती हैं नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में। अनदर सॉइल बैक्टीरिया क्या होते हैं, तीसरा बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर। ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट को नाइट्राइट में। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट में बदल देता है। इसको बहुत ही अच्छे से देखिए, ये एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाएगा, ऐसा मेरा गट फीलिंग है। काफ़ी टाइम से इसमें चीज़ें इसको नहीं पूछी जा रही हैं, पिछले साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन नहीं आया था, इस बार ये निश्चित तौर पे आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा मेरा गट फीलिंग है, ठीक है। कि अमोनिया कन्वर्ट कौन करता है, कौन सा उसमें बैक्टीरिया का रोल होता है, तो नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया होता है। वहीं पे नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट्स में उसको बदल देता है। एसिमिलेशन क्या होता है, इन द प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्स बाय द प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एसिमिलेशन यही तो होता है। इसमें जो नाइट्रोजन फिक्स बाय द प्लांट हो जाता है और उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि ऐसे सॉइल से ये आपका प्लांट है, ये ट्री है और ये सॉइल है,
और सॉइल में क्या हुआ, सॉइल में नाइट्रोजन आया और ये नाइट्रोजन को क्या इस पेड़ ने यूज़ कर लिया और आपने इसके फल को खाया और ये चीज़ें क्या हो गई, साइक्लिक हो गई। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्टेड हो गया और ये बाद में डीएनए और आरएनए में भी रहता है। दीज मॉलिक्यूल्स कैन मेक अ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, जैसा कि हमने बताया था आपको, हिंदी में बता देता हूँ मैं। इससे पूरा करने वाली बैक्टीरिया ये होती है, बैसिलस होती है या क्लोस्ट्रीडियम होता है, प्रोटिस होता है, स्टूडियस होता है और स्ट्रोटोमिसिस होता है, स्ट्रोटोमिस होता है। अमोनिफिकेशन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ये तो अमोनिफिकेशन होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। These waste products as well as dead remains of the organisms converted back into the organic ammonia by the bacteria. Ammonification bacteria help in the process. The bacteria that accomplish it are Bacillus या Clostridium, Proteus and Pseudomonas streptomyces. ये बैक्टीरिया इसमें रोल निभाती है। ये सारे बैक्टीरिया देख लीजिएगा आप, इस स्लाइड में आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। नाइट्रेटस का वापस गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरित विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण करने वाली बैक्टीरिया जल तालिका के पास मिट्टी में गहरे रहते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं। ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे बैक्टीरिया रहना पसंद करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उल्टा है। मिट्टी में यहाँ तक कि महासागरों में भी कुछ विशेष डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रिक और नाइट्राइट को प्राथमिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। यह नाइट्रोजन जो गैसीय रूप में होती है वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है, चक्र पूरा हो जाता है। सेडिमेंट्री साइकिल्स देखते हैं। फास्फोरस साइकिल देखेंगे, इसमें चीज़ें पूछी भी गई हैं आपसे। जो फास्फोरस प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो वाटर क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है। पूछ सकता है वाटर जो साइकिल होता है, वाटर की प्योरिटी को कौन बढ़ाता है, तो वो फास्फोरस साइकिल बढ़ाता है। फास्फोरस अगर इन लार्ज अमाउंट एज अ मिनरल्स, ये मिनरल्स के रूप में पाया जाता है और फॉस्फेट रॉक में पाया जाता है। एंड इंटर द साइकिल ड्यू टू द इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से साइकिल में वापस चला जाता है। दिस न्यूट्रिएंट्स इज कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द रूटेड एंड फ्री फ्लोटेड माइक्रोस्कोपिक प्लांट इन द लेक्स। फास्फोरस इज मेनली स्टोर इन द अर्थ क्रस्ट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ऑन द लैंड। जो फास्फोरस जलीय स्थिर परिस्थिति के तंत्र में पानी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस बड़ी मात्रा में फास्फेट चट्टानों में खनिज के रूप में होता है। क्षरण और खनन गतिविधियों में के कारण चक्र में प्रवेश करता है। यह पोषक तत्व झील में जड़ मुक्त तैरने वाले शुष्क पौधों में अत्यधिक वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। फास्फोरस मुख्य रूप से पृथ्वी की पपड़ी में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पृथ्वी की पपड़ी में, क्रस्ट में। यह आमतौर पर भूमि पर फास्फेट के रूप में पाया जाता है। चीज़ें याद रखेंगे। थोड़ा द प्रोसेस लाइक द वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग और इरोजन का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो फॉस्फेट्स होते हैं रिवर में चले जाते हैं, स्ट्रीम में चले जाते हैं और बाद में ये ओशियन में चले जाते हैं, ओशियन में चले जाते हैं। इन द ओशियन फॉस्फोरस एक्यूमुलेट्स ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स in the form of the insoluble deposits हो जाते हैं। Only after the millions years the crustal plate rises from the sea floor and exposes to the phosphate on the land. Eventually the weathering will releases them the rocks from the rocks and the cycle geochemical phases begin again। फिर से स्टार्ट हो जाता है। अपक्षय और अपरदन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से फास्फेट नदियों और नालों में प्रवेश करते हैं और अंततः समुद्र में चले जाते हैं। महासागरों में फास्फोरस अघुलनशील जमा के रूप में महाद्वीपीय समतल पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, जो महाद्वीपीय जो समतल होते हैं इस पर जाके ऐसे जमा हो जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लाखों वर्षों बाद जब क्रिस्टल प्लेट समुद्र तल से ऊपर उठती है, जो क्रिस्टल प्लेट होता है समुद्र प्लेट से जब ऊपर उठती है और भूमि पर फास्फेट का पर्दाफाश करती है, ठीक है, और भूमि पर फास्फेट आ जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्रस्ट है, पहले डूबा हुआ है, फिर सपोज करिए फास्फेट जमता रहा और जमते इतना लैंड बन गया और यहाँ फास्फेट आ गया। ठीक है,
आखिरकार अपक्षय उन्हें चट्टानों से मुक्त कर देगा और चक्र का भू रासायनिक चरण फिर से शुरू हो जाता है। अब ये क्या होता है, इसमें ध्यान देने की बात है, जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट में ऊपर आ गया, अर्थ क्रस्ट में, और ये जो समुद्री तल पे भी हमारा फॉस्फेट है, फिर बाद में फिर से वेदरिंग और इरोजन होता है और फिर से ये नदियों में वापस या फिर समुद्र में वापस चला जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो सपोज करिए ये आपका रिवर है या फिर ओशियन है या कुछ भी है, और बगल में ये देखिए कि ये लैंड है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए साइकिल में क्या हुआ कि वेदरिंग के कारण मान लीजिए कि यहाँ पे बारिश हुई, और बारिश के कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो भी चट्टानें थीं इसमें वेदरिंग के कारण क्या हुआ, ये नदियों में चली गई, समुद्र में चला गया। फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि जैसे ये धीरे 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 यहाँ जमा होते रहे, इकट्ठा होते रहे, और इकट्ठा होते 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 ये सी लेवल से ऊपर चले गए। जब सी लेवल से ऊपर चले गए तो फिर से क्या होता है, फिर से इसमें इरोजन शुरू हो जाता है, इरोजन और वेदरिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जिसके माध्यम से फिर से नदियों में जाना शुरू कर देते हैं, और फिर से यही साइकिल वापस पुनः इसमें आ जाता है। तो ये क्या होता है, फास्फोरस साइकिल होता है। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई अगर डाउट हो, अगर चीज़ें अगर ना समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं रिसर्च बेस दी जाती हैं। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पेड क्लास को लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सल्फ़र साइकिल देखते हैं। जो सल्फ़र साइकिल होता है ये नेचुरल सॉइल का एक नेचुरल रिजर्वायर है, सॉइल इसका एक नेचुरल रिजर्वायर है सल्फ़र के लिए, और इट्स सेडिमेंट्स आर लॉक्ड इन द ऑर्गेनिक लाइक कोल, ऑयल, प्लांट्स, और पीट के रूप में होता है एंड द इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स लाइक द पायराइट्स रॉक्स एंड द सल्फर रॉक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इट इज़ primarily released by the weathering of the rocks, erosion, runoff, and the decompositions of the organic matter is carried to terrestrial and aquatic systems in salt solutions. The sulfur cycle is mostly sedimentary except two of its compounds, hydrogen sulfide H2S and the sulfur dioxide. इस बात को ध्यान देंगे। सल्फर साइकिल का मिट्टी सल्फेट के लिए प्राकृतिक जलाशय है। इसकी दो जो सल्फेट कार्बनिक कोयला, तेल, पीट, और अकार्बनिक जैसे पायराइट रॉक हो गया, सल्फर रॉक हो गया, में सल्फेट, सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में बंद होते हैं। यह मुख्य रूप से चट्टानों में अपक्षय, अपरदनात्मक, अपरमण और कार्बनिक पदार्थों में अपघटित द्वारा जारी किया जाता है, और नमक के घोल में स्थलीय और जलीय परिस्थितिकी तंत्र में ले जाया जाता है। सल्फर चक्र इसके दो यौगिक हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। इसको छोड़कर ज़्यादातर तलछटी जिसके माध्यम सामान्य अवसादी चक्र में गैसीय घटक जुड़ता है। ठीक है मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं। Atmospheric sulfur dioxide is carried back to the earth after being dissolved in rain water, which is from the weak sulfuric acid. Sulfur is in form of the sulfates and utilized by the plants. ये भी प्लांट के द्वारा यूटिलाइज है। सल्फेट्स आर द इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनटू द सल्फर। इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा फिर से ये तो प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाता है, फिर बाद में मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा ये सल्फर जो होता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है और इवेंचुअली इनकॉर्पोरेटेड इन दी प्रोटीन में चला जाता है एंड ऑटोट्रॉफ्स टिश्यू बनाते हैं। एंड देन इट पासेस थ्रू दी ग्रेजिंग फूड चेन। फिर बाद में जैसे प्लांट में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो प्लांट के टिश्यूज़ में चले जाते हैं, फिर बाद में अगर कोई इनको एनिमल ग्रेस करता है तो क्या करते हैं वो फिर चीज़ें साइकिल में बदल जाती हैं। फिर से वो आदमी डिकम्पोज, जैसे वो फिर डेड हो जाएगा, फिर एनिमल जैसे डेड होगा चीज़ें डिकम्पोज हो जाएंगी डेट्रियोट्स के द्वारा, फिर बाद में फिर से ये पुनः प्लांट्स के द्वारा फिर से इसको स्टोर किया जाएगा उसके टिश्यू में, फिर से ग्रेजिंग होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो सल्फर बाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कैरिड बैक टू द सॉइल्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड सीज थ्रू द एक्सक्रीशंस एंड डिकम्पोजिशंस ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सल्फेट को चयापचय प्रक्रियाओं में एक श्रृंखला के माध्यम से सल्फर युक्त अमीनो एसिड शामिल किया जाता है, अंततः जो ऑटोट्रॉफिक ऊतकों के प्रोटीन में शामिल हो जाता है और फिर यह चक्र खाद्य श्रृंखला में गुजरता है। जीवित जीवों में बंद सल्फर वापस मिट्टी में, तालाबों में, झीलों में तल और मृत कार्बनिक पदार्थ में उत्सर्जन और अपघटन के माध्यम से समुद्र में चले जाते हैं फिर से।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होते हैं। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है और उम्मीद है कि फिर से आपके एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इकोलॉजिकल सक्सेशन देखा जाए तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से लाइफ फॉर्म होता है और किस तरीके से चीज़ों का एवोल्यूशन होता है, एक फेज़ है। आप ध्यान दीजिए, एक समय ऐसा रहा होगा कि एक पायनियर स्पीसीज़ रहे होंगे। पायनियर स्पीसीज़ मतलब मॉसेस हो गए या श्रब्स हो गए, ऐसी चीज़ें रही होंगी जो बेयर लैंड थे। जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए ऐसे बड़े बड़े ऐसे माउंटेन्स रहे होंगे, चट्टानें रही होंगी और ये चट्टानें सबसे पहले बेयर लैंड होंगे, बंजर भूमि होगा, इस पर कुछ भी नहीं होगा। तो शुरुआती दौर में क्या होंगे, हो सकता है इस पर लाइकेन या एल्गी मॉसेस आए होंगे और जैसे ही एल्गी मॉसेस आए होंगे इसको बोलते हैं पायनियर स्पीसीज़। फिर बाद में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ट्री बना देते हैं, छोटे छोटे ट्री बना देते हैं। फिर क्या होते हैं, छोटे से ट्री के बाद ये फिर से ट्रांसफ़र होने थोड़े से बड़े ट्री में ऐसे होने लगते हैं, फिर बाद में और बड़े के ट्री के रूप में होने लगते हैं और बाद में एक क्लाइमेक्स पीरियड आ जाता है जिसमें इसके जो स्पीसीज़ होते हैं काफ़ी रिच हो जाते हैं। ये हमारा क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। देखा जाए इसमें एक तो प्राइमरी फेज़ होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, प्राइमरी फेज़ में जो पायनियर स्पीसीज़ है वो होते हैं और एक ट्रांजिशनल फेज़ होता है जिसको सीरी बोला जाता है, SERA, सीरी भी बोला जाता है इसको। ये ट्रांजिशनल फेज़ होता है। इस फेज में जो स्पीसीज़ होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका एवोल्यूशन होता है। देख रहे हैं आप, छोटे से श्रब्स है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा प्लांट बना, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद में ट्रीज़ बन गए बड़े बड़े और आप देख रहे हैं कैसे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस बढ़ गया। और ये क्या है, ये क्लाइमेक्स पीरियड होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ये क्या है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और देखिए यहाँ पे मैं जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसके पीछे बहुत ही मेहनत लगा है। इसको बनाने के लिए हमने काफ़ी चीज़ों का रिसर्च किया, अध्ययन किया, काफ़ी सारे बुक्स का अध्ययन किया और एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसके माइंडसेट को समझ करके ये चीज़ें आपके बीच में लाई जा रही हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। द प्रोसेस बाई विच दी कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्लांट और एनिमल के जो कम्युनिटीज़ होते हैं इन दी एरियाज आर रिप्लेस आर चेंजेज इन अनदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनका रिप्लेसमेंट होता रहता है या कह सकते हैं एवोल्यूशन होता रहता है। तो यही तो है इकोलॉजिकल सक्सेशंस। बोथ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस चेंजेस। जाहिर सी बात है, बायोटिक एबायोटिक के बिना अधूरा है और एबायोटिक बायोटिक के बिना अधूरा है। तो दोनों चीज़ें रहेंगी तभी तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है और तभी चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं, ठीक है। दिस चेंजेज इज ब्राउट अबाउट बाई दी एक्टिविटीज़ ऑफ द कम्युनिटीज़ एज दे वेल इज बाई द फिजिकल इन्वायरमेंट इन दैट दे पर्टिकुलर environments. The physical environment often influence on the nature, direction, rate and optimal limits of the changes. ठीक है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक क्षेत्र में पौधे या जानवरों की प्रजातियों के समुदायों के समय समय दूसरे बदल दिया जाता है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार माना जाता है। इस परिवर्तन में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। यह परिवर्तन समुदायों की गतिविधियों के साथ साथ उस विशेष क्षेत्र में भौतिक वातावरण द्वारा लाया जाता है। भौतिक वातावरण अक्सर परिवर्तन की प्रकृति, दिशा, दर और इष्टतम सीमा को प्रभावित करती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ड्यूरिंग दिस सक्सेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटीज़ अंडरगोज चेंजेस। सक्सेशन के द्वारा क्या होता है कि प्लांट और एनिमल जो कम्युनिटीज़ होती हैं उन दोनों में परिवर्तन होता है और ये दो टाइप से सक्सेशन होता है। पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स देखा जाए तो कॉलोनीज़ के रूप में आते हैं किसी एरिया में, जिसको बोला जाता है पायनियर कम्युनिटी बोला जाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द सक्सेशन इज़ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो फाइनल स्टेज होता है उसको क्लाइमेट कम्युनिटी बोला जाता है और जो इनिशियल जो कम्युनिटी होती है, सक्सेशन होता है, उसको पायनियर कम्युनिटी बोला जाता है। दोनों को ध्यान में रखिएगा। द स्टेजेज विच लीड टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड द सक्सेशन स्टेज आ सीरी। देखा जाए तो अब मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है।
यहाँ से चीज़ें जो घटित होती हैं, जो यहाँ तक जाती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? सक्सेशनल स्टेज बोला जाता है या सीरी बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही सीरी आपसे पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए बहुत अच्छे से इसको करने की आवश्यकता है। अनुक्रमण के दौरान जो पादप जंतु दोनों समुदाय में परिवर्तित होता है, निम्नलिखित में 2 उत्तराधिकारी इसके होते हैं, प्राथमिक उत्तराधिकारी और द्वितीयक उत्तराधिकारी। जो पहला जीव होता है आमतौर पर पौधा एक क्षेत्र का उपनिवेश करता है, अग्रणी समुदाय कहलाता है। अनुक्रमण का अंतिम जो अवस्था होता है चरमोत्कर्ष समुदाय कहलाती है। जो चरमोत्कर्ष समुदाय की ओर ले जाने वाली अवस्था को सक्सेशनल स्टेज या सीरी कहा जाता है, सीरी कहा जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कैटेगराइज बाय दी फॉलोइंग। कई तरह से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन ने क्या किया? हमने क्या बोला कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया इसने। द शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वॉयर, सपोज करिए ये कोई रिजर्वॉयर है, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स क्या किया, जो लिविंग जो बायोटिक चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उसके अंदर ट्रांसफ़र भी करने का कार्य किया। इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जाहिर सी बात है। इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ निश, अ कॉन्सिक्वेंस इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड वेव, ठीक है ना। और इकोलॉजिकल सक्सेशन ही है तो सब कुछ है, ऐसा देखा भी जा सकता है, क्योंकि देखिए इसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, न्यूट्रिएंट्स का शिफ्टिंग किया, मतलब लिविंग थिंग्स में, और क्या किया, डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने का काम किया इसने, और फूड वेब का कॉम्प्लेक्सिटी भी इसने बढ़ाया। और जितना फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा, बायोडाइवर्सिटी उतनी ही रिच होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, और हमारा उतना ही स्टेबल होगा इकोसिस्टम या क्लाइमेट, उतना मतलब जो बायोडाइवर्सिटी उतना स्टेबल होगी, और जितना स्टेबल होगी उतना ही रिच होगा। जो सक्सेशन अकर फास्टर इन द एरिया एग्जिस्ट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट्स, दिस इज बिकॉज द हियर द ऑल कम्युनिटीज and seeds of the plants belong to the different series would reach much faster, establish and ultimately result in the climate community। देखा जाए तो एक बड़े महाद्वीप के मध्य भाग में मौजूद क्षेत्र में अनुकरण तेजी होता है, बहुत ध्यान देने की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी समुदाय विभिन्न श्रृंखला से संबंधित पौधों के बीच तेजी से पहुँचते हैं, स्थापित होते हैं, अंततः चरमोत्कर्ष समुदाय में परिवर्तित होते हैं। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये टेक्स प्लेस वेयर द नो कम्युनिटी हैज़ एग्जिस्ट प्रीवियसली। मतलब प्राइमरी सक्सेशन तब होता है, सोचिए ऐसा इमेजिन करिए, जो पायनियर स्पीसीज कब आए होंगे, जो लाइकेंस होते हैं, जो मॉसेस होते हैं, जो श्रब्स होते हैं, भाई ये तभी आए होंगे जब उससे पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट न करती हो, ठीक है, तभी आया होगा वो। तो वही क्या है, प्राइमरी सक्सेशन है। फॉर एग्जांपल ओवर, जैसे हमने क्या बेयर लैंड पे चीज़ें आती हैं, अनऑक्युपाइड एरिया सच एज रॉक outcrop, newly the formed delta and sand dunes emerging into the volcano islands, lava flows well as glacier moraines. The plants that evade first bare lands, soil is initially absent are called the pioneer species। उस समय soil absent होता है, इसलिए मैंने चट्टानों के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की। The assemblies of the pioneer plants is collectively called the pioneer community। प्राथमिक उत्तराधिकारी वहाँ होता है जहाँ पहले कोई समुदाय मौजूद नहीं था। उदाहरण के लिए एक नंगे या निर्जन क्षेत्र जैसे कि चट्टानें बाहर निकलना, नवगठित डेल्टा और टीले, उभरती हुई ज्वालामुखी द्वीप और लावा प्रवाह के साथ साथ हिम नदी हिमोड़, वे पौधे जो पहले नंगी भूमि पर आक्रमण करते हैं, जहाँ मिट्टी प्रारंभ में अनुपस्थित होती है, प्रजातियाँ कहलाती हैं, वही पायनियर प्रजाति कहलाती है। जो पायनियर कम्युनिटी आफ्टर सम टाइम्स गेट रिप्लेस बाय दी अनदर कम्युनिटीज़, फिर बाद में ये रिप्लेसमेंट इसका होता रहता है, और यहीं से क्या होता है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, सीरी बोला जाता है, ठीक है, या सीरियल कम्युनिटी इसी को बोला जाता है। इस फेज में जो कम्युनिटी आती हैं उसको सीरियल कम्युनिटी बोला जाता है, और बाद में जो फाइनल जो चीज़ें हमको निकल के आती हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है। सक्सेशन पीरियड को क्या बोला जाता है, सीरियल बोला जाता है, सीरी बोला जाता है।
ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन। देखा जाए तो प्राइमरी सक्सेशन कैसे हुआ होगा, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। जो पायनियर स्टेज है, ठीक है, जो पायनियर स्टेज है इसमें क्या होगा कि हाई रेट बट द शॉर्ट लाइफ स्पेन बेयर रॉक्स होंगे, लाइकेंस होंगे, स्मॉल एनुअल प्लांट्स होंगे, पेरेनियल हर्ब्स होंगे और ग्रासेस होंगे, ये बने होंगे सबसे पहले। फिर इंटरमीडिएट स्टेजेस में क्या होंगे, जो सीरियल कम्युनिटी होगी, टेम्पोरल कम्युनिटी, ग्रासेस, श्रब्स एंड शेड्स, इंटॉलरेंट ट्रीज बने होंगे। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या होगा कि ये फाइनल कम्युनिटी होगा और ये स्टेबल होगा। बहुत ध्यान देने की बात है, ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी ये स्टेबल कम्युनिटी होगी। फिर से रिपीट करता हूँ, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो क्या होगी, स्टेबल कम्युनिटी होगी। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन देखेंगे। प्राइमरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सेकेंडरी सक्सेशन में देखते हैं। ये उस एरिया में होता है जहाँ पे जो कम्युनिटी होती हैं प्रीवियसली एग्जिस्ट करती हैं और उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। रिमूव करके नए स्पीसीज आ जाते हैं, यही तो सेकेंडरी सक्सेशन है। इट इज़ typified by the small scale distributions that eliminate all life and nutrients from the environment। पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होता है वो, एक तरीके से उसमें एवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, पार्शियल डिस्ट्रक्शन उसमें होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हार्डली स्पीसीज ऑफ द ग्रासेज वुड बी फर्स्ट टू इवेट्स the abandoned lands it can survive bears and shuns back soils। tall grasses and shrubs, इसमें क्या होते हैं, सेकेंडरी जो टाल ग्रासेस होते हैं, बड़ी बड़ी घास होते हैं, या हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। माध्यमिक उत्तराधिकारी उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से मौजूद एक समुदाय को हटा दिया गया है। यह छोटे पैमाने की गड़बड़ी द्वारा विशिष्ट है जो पर्यावरण से सभी जीवों को पोषक तत्वों को समाप्त नहीं करते हैं। लंबी घास इसमें होती हैं, शाकीय पौधे शीघ्र ही इन कठोर घासों में शामिल हो जाती हैं। ये खरगोश, चूहे, कीड़े और बीज खाने वाले पक्षियों के साथ मिलकर कुछ वर्षों तक पारिस्थितिकी तंत्र में हावी रहते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। Eventually some trees come up in the area, seeds which may be broadly by the winds। अब सोचिए आप, क्या बड़ी बड़ी घासें ऐसे होंगी, बड़ी बड़ी घासें होंगी और इससे फिर से बड़ी बड़ी घासें आएंगी, फिर से मान लीजिए छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे। अब इनके जो सीड्स होंगे ये जो हमारा विंड होता है, विंड के द्वारा डिस्पर्स होगा, चारों तरफ फैलेगा, और जैसे फैलेगा तो कम्युनिटी क्या होगी, वाइड एरिया में फैल जाएगी और यहीं से तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। फिर ये प्रोसेस इसमें होता है। दस द इसमें इवेंचुअली सम ट्रीज कम अप विद द एरियाज एंड द सीड्स विच मे बी ब्रॉड बाय द विंड्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, एंड ओवर द ईयर्स फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप्ड हो जाता है। दस द अबंडेंट फार्मलैंड्स ओवर पीरियड्स बिकम द डोमिनेटेड बाय द ट्रीज कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द फॉरेस्ट। ध्यान देने की बात है, फॉरेस्ट में चीज़ें बदल जाती हैं। जो प्राइमरी सक्सेशन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत अच्छी बात है ये। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सॉइल इन द फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी सक्सेशन, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी सक्सेशन में हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सॉइल का फॉर्मेशन कब हो गया था, प्राइमरी सक्सेशन में ही हो गया था। While the secondary succession start in the area where the soil already present। सेकेंडरी सक्सेशन तब हुआ जहाँ सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट था। सेकेंडरी सक्सेशन रिलेटिवली फास्ट होते हैं। हाँ, ये हमने क्या, जो प्राइमरी सक्सेशन का क्या होता है रेट, स्लो होता है, और सेकेंडरी सक्सेशन का रेट क्या होता है कि बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल इनके पास होती है। आखिरकार इस क्षेत्र में कुछ पेड़ उग आते हैं जिनके बीज हवा, पक्षियों, जानवरों द्वारा लाए जा सकते हैं और वर्षों में एक वन समुदाय विकसित हो जाता है। इस प्रकार परित्यक्य कृषि भूमि एक अवधि में पेड़ों के आच्छादित हो जाते हैं और एक जंगल में तब्दील हो जाती है। प्राथमिक अनुकरण में द्वितीयक आक्रमण तुलना में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान मिट्टी का निर्माण होता है, जबकि द्वितीय अनुकरण उस क्षेत्र में प्रारंभिक होता है जहां मिट्टी पहले से ही मौजूद होता है। द्वितीयक अनुकरण अपेक्षाकृत तेज होता है,
क्योंकि मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, साथ ही बीजों का एक बड़ा पूल और जीवों में अन्य निष्क्रिय चरण होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के कितने कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसको देखते हैं। तो पहला इसमें जो होता है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ऑटोजेनिक और एलोजेनिक क्या होता है? ऑटोजेनिक में क्या होता है, सपोज करिए कि ये कोई सिस्टम है या इकोसिस्टम हम कह सकते हैं, या इस इकोसिस्टम में देखिए कि सक्सेशन हो रहा है, प्राइमरी सक्सेशन से सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है इसमें। अब देखिए इसका जो सक्सेशन हो रहा है, एक इवोल्यूशन जो हो रहा है, चीज़ें दो तरीके से हो सकती हैं। इसमें या तो हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो, या तो इसमें इंटरनल फोर्स काम कर रहा हो। ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स काम करता है और उसके माध्यम से जो परिवर्तन होते हैं, जैसे मान लीजिए विंड हो गया, वेदर सिस्टम में रेनफॉल हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं, वोल्केनोज हो गया, ये सब चीज़ें जो परिवर्तित करती हैं वो क्या होती हैं कि एलोजेनिक होती हैं। और ऑटोजेनिक क्या होती हैं, जब वो चीज़ें स्वयं से, उसमें स्वयं से एडॉप्टेशन होने लगता है। एडॉप्टेशन से हमने क्या कहा था, एडॉप्टेशन से उसमें परिवर्तन होने लगते हैं, एडॉप्टेशन के माध्यम से उसमें सक्सेशन होने लगता है, वैसी स्थिति को ऑटोजेनिक कहा जाता है। व्हेन द सक्सेशन इज कॉज्ड बाय द लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, द प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑटोजेनिक सक्सेशन। ये जो लिविंग इनहेबिटेंट्स होते हैं उनके द्वारा स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं एडॉप्टेशन के माध्यम से, वाइल द चेंजेस ब्रॉट अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेज नोन एज एलोजेनिक सक्सेशन, जैसा कि हमने आपको अभी बताया और डिटेल में समझाया। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ज़ेरार्च एंड हाइड्रार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ऐसी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ते हो, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारे एजुकेटर को देखते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एग्ज़ाम को एस करना चाहते हैं तो आपको भटकना नहीं है। आपके अंदर अगर भटकाव आ गया तो आपको ये क्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा फिर। और मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसी चीज़ें टैकल करनी है, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस्ड है। काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में आपको दी जा रही हैं रिसर्च बेसिस पे, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी चैनल पे, किसी भी फ्री चैनल पे या पेड क्लासेस में भी ऐसे मटेरियल नहीं मिलेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को अच्छे से आप दिमाग में डाल लीजिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस क्लासेस को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक्स करिए और लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। और देखिए, अगर आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे ना, तो एक मोटिवेशन सिस्टम भी काम करता है। ऐसा लगता है कि हमारी जो सोच है कुछ बेहतर करने की, आपको कुछ बेहतर देने की, ये अच्छी सोच है। तो आप क्या करते हैं, एक तरीके से हमें भी मोटिवेट करते हैं इन चीज़ों को शेयर करके, लोगों तक पहुंचा करके। तो आपको ये काम करना है, क्या काम करना है कि आपको इस वीडियोस को बहुत लोगों तक शेयर करनी है, इसको बोलना है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और यहाँ से ऑप्टिमम बेनिफिट्स उठाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो चल रही हैं ना, बहुत ही अच्छी आपके लिए हैं। और निश्चित रूप से यहाँ रहते हैं तो अभी 4-5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में, आपका बिल्कुल प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, वो चाहे IAS का हो या फिर PCS का हो या इवन किसी स्टेट PCS का हो, स्टेट एग्ज़ाम्स हो या वनडे के एग्ज़ाम्स हो, सारे जगह ये चीज़ें पूछी जाएंगी और अधिक मात्रा में पूछी जाएंगी। इसीलिए आप इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको शेयर भी आप लोग करेंगे, ऐसा मैं भरोसा है, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ज़ेरार्च होते हैं और हाइड्रार्च होते हैं, सक्सेशंस दैट अकर्स ऑन द लैंड्स वेयर द मॉइस्चर कंटेंट इज लो। जो सक्सेशन होता है वो लैंड पे, यदि लैंड पे हो तो ज़ेरार्च बोला जाता है। यहाँ मॉइस्चर कम होगा, जाहिर सी बात है। जैसे बेयर रॉक्स हो गए, तो बेयर रॉक्स पे जो सक्सेशन होता है उसको ज़ेरार्च बोला जाता है। और क्या होता है, जो वाटर बॉडी में जो सक्सेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रार्च बोला जाता है। जैसे पॉन्ड, लेक हो गया। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकारी के विभिन्न प्रकार होते हैं, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक। जब उत्तराधिकारी उस समुदाय में जीवित निवासियों के कारण होता है और प्रक्रिया को ऑटोजेनिक उत्तराधिकारी कहा जाता है, जबकि बाहरी शक्तियों द्वारा, क्या है इसमें, बाहरी शक्तियों द्वारा किए गए परिवर्तन को एलोजेनिक कहा जाता है। एलोजेनिक उत्तराधिकारी, एलोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं, ज़ेरार्क और हाइड्रार्क क्या है। उत्तराधिकारी जो उस भूमि पर होता है जहां नमी की मात्रा कम होती है, उदाहरण के लिए नंगे चट्टान पर ज़ेरार्क के रूप में जाना जाता है। किसी जल निकाय जैसे तालाबों या झील में होने वाले उत्तराधिकारी
को हाइड्रार्च कहा जाता है। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इसमें क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ये इनिशियली मच ग्रेटर इन क्वांटिटी होते हैं, नोन एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशंस, इन द वन विच दी हेट्रोट्रॉफ्स आर ग्रेटली इन दी क्वांटिटी इज नोन एज अ हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है सक्सेशन में, कि इसमें जो प्लांट कम्युनिटी होती है वो बहुत ही विस्तार उसका हो चुका होता है, उसका नंबर्स बहुत ज़्यादा होता है, और बाद में इस पे जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं, जो एनिमल्स हैं, फिर बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है या इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या है? उत्तराधिकारी जिसमें हर पौधे शुरू में मात्रा में बहुत अधिक होते हैं, स्वपोषी उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। जिनमें विषमपोषी मात्रा में अधिक होते हैं उन्हें विषमपोषी उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। विषमपोषी उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। आगे देखते हैं होम्योस्टैसिस। जो होम्योस्टैसिस होता है ये क्या होता है? होम्योस्टैसिस देखिए इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि कोशिश किया जा रहा है कि हमारे पर्यावरण को जितना लॉस हुआ है, हमने पर्यावरण अपनी जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इसके माध्यम से हमने जितना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, क्या वो चीज़ें उसी रेट से रिकवरी हो पा रही हैं? उसमें इलास्टिसिटी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ऐसे क्या हमको करने की आवश्यकता है? जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कोशिश कर रही हैं कि हमारा जो जितने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा है वो फिर से पुनः उसी दौर में आ जाए, जिससे चीज़ें बेहतर हो जाए। तो इसीलिए होम्योस्टैसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ द मेंटेनिंग देयर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने क्या कहा था? पुनः उसी स्थिति में लौट जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। दे आर रेगुलेट देयर द ओन स्पीसीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेसेस, द कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटेड, नोन एज अ होम्योस्टैसिस। देखा जाए, देखिए हर आदमी को परिवर्तन, हर आदमी अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है। उसका जो किक फोर्स होता है तो वो स्वयं ही होता है, वो स्वयं को मोटिवेट करके परिवर्तित कर सकता है। मैं बोलूँ कि नहीं आपको परिवर्तित होना है तो जाहिर सी बात है आप सुन लोगे और इसको इग्नोर कर दोगे। लेकिन यदि आप ठान लो, हमने क्या कहा था कि मैंने खुद से ठाना है कि मेरी लड़ाई स्वयं से है, और अगर मुझे स्वयं को हराना है, मुझे स्वयं को अगर हराना है, तो इसका ये मतलब है कि मैं अपडेट हो रहा हूँ, मैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये नेचर ने आपको प्रोवाइड किया है, इसका फ़ायदा उठाइए। जिस प्रकार से जो हमारा इन्वायरमेंट है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चीज़ें कमी हो जाती हैं, वो फिर से पुनः उसी वापस में लौट जाता है। जैसे कि हमारे जो भी कमियां होती हैं हम उसको सुधार करके फिर से ऊपर चले जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, उसी प्रकार से। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना फ्लक्चुएशन मिला हुआ है लाइफ में, ठीक है। नेचर को ये नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इतना इसको प्रभावित कर रही हैं कि इसमें इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही मिनिमम हो जा रही है, और जो होम्योस्टैसिस प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। इन द अदर वर्ड्स होम्योस्टैसिस कैन बी डिस्क्राइब एज अ टेंडेंसी फॉर biological system are the resist changes. In the homeostasis system, the negative feedback of mechanism is responsible for maintaining the stability in the ecosystem. जो परिस्थिति के तंत्र में संतुलन की स्थिति को बनाए रखने में सक्षम है, संतुलन की स्थिति को बनाए रखने में वे अपनी स्वयं की प्रजातियां संरचना और कार्यात्मक प्रक्रियाओं में विनियमित तरीके से कर सकती हैं, एवं स्वनियम के परिस्थिति तंत्र में इसकी क्षमता को होम्योस्टैसिस के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में होम्योस्टैसिस को परिवर्तनों का विरोध करने के लिए एक जीवित या जैविक प्रणाली की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक होम्योस्टैटिक प्रणाली में एक परिस्थिति तंत्र में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र जिम्मेदार होता है, ठीक है। नकारात्मक प्रतिक्रिया मतलब हम अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट का, अपने एक तरीके से फॉरेस्ट का, बायोडाइवर्सिटी का, तो जितने लॉसेस हो रहे हैं वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। और होम्योस्टैसिस मतलब क्या होता है? रिकवरी होता है, स्वयं से जो चीज़ें रिकवर हो जाए, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, स्वयं से रिकवरी होता है, वही तो प्रोसेस होम्योस्टैसिस, इसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म।
जो होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म क्या होता है पॉन्ड में देखते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो लार्ज नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स देखने की बात है। हमने देखा था इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कि बेस में क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं लार्ज नंबर में, और जितने लार्ज होंगे उतनी बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे लार्ज नंबर में ये आते हैं तो पॉपुलेशन भी लार्ज होगा, पॉपुलेशन में भी वृद्धि होगी जू प्लैंक्टन्स के, क्योंकि इनको अधिक से अधिक खाना मिलेगा फाइटोप्लैंक्टन के रूप में। फिर रिडक्शन इन द फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना। अब सोचिए फाइटोप्लैंक्टन्स में फिर से रिडक्शन हो गया किसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, तो यहाँ पे देखने की बात है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था फाइटोप्लैंक्टन्स, तो हमारा जू प्लैंक्टन्स भी इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन अगर वहीं पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो अगर रिड्यूस हो जाता है तो जो पॉपुलेशन है जू प्लैंक्टन्स का वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, स्टारवेशन के कारण। और द पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन स्टार्ट इंक्रीज ड्यू टू लेस कंजप्शन के द्वारा, ठीक है। और फिर से पुनः वापस में कैसे कि उसका कंजप्शन यदि कम हो रहा है तो फिर से वो पुनः उसी वापस में चला जाएगा। यही तो होम्योस्टैसिस। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइड द फ्यूचर एकेडमी आपको ब्रांड न्यू कोर्स लेके आया है। कई सारे सब्जेक्ट्स में टीचर पढ़ा रहे हैं और हमारी जो टीम है वो टीम कोशिश करेगी कि आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से एस कर पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समय आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आपको मेरा सा निवेदन, मेरा सा मानना है कि आज आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने घर में बैठिए और एक फ्रेम तैयार करिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, इस नए साल में क्या करना है। मेक अ डायरी, एक डायरी बनाइए और उसमें नोट डाउन करिए कि आप इस साल क्या करने वाले हो, आपके एम क्या क्या हैं, आपके एम्बिशन क्या क्या हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक नोट डाउन करो, फ्रेम करो और महापुरुषों, जो हमारे महापुरुष थे, जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे एक पर्सनालिटीज़ थे, जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ थे, आज उनको पढ़िए, उनके बारे में जानिए, उसको डायरी में नोट डाउन करिए। आपको क्या बेहतर करना है सोसाइटी में, समाज में, अपने परिवार में क्या अच्छा करना है, क्या चीज़ अचीव करना है, इस पे आप एक तरीके से फ्रेम बनाइए और आपका जो नया साल है उसी के पैटर्न पे उसको सेट करिए। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप असफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफलता जो आती है वो चैलेंजेस से आती है और आज अपने जो चैलेंजेस हैं उसका खाका तैयार करिए, उसका फ्रेमवर्क बनाइए और उसी जो चैलेंजेस को आप क्या करेंगे, उसको आप उस चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको ऐज करेंगे और जैसे ऐज करेंगे उसको क्रैक करेंगे तो आपके जो लाइफ होगी, आपका जो जीवन होगा वो बेहतर सुंदर हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अचीवमेंट्स को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में और सोसाइटी में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। इसी बातों के साथ मैं आपको फिर से नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल लर्नर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।